ओके जी, दीज आर द हाइलाइट्स जो कि हमने चीज़ें बेसिकली डिस्कस की थी पावर फैक्टर की, ठीक है, पावर ट्रायंगल की, और पावर फैक्टर करेक्शन के कि सिंगल फेज के सेंस में हम कैपेसिटर बैंक ऐड करके और इस तरह के सिनेरियो में उसको कैसे देख रहे थे। आपको पूरा प्रॉपर इस पे गाइड किया था कि कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू रखनी है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी है विदाउट चेंजिंग द ट्रांसफार्मर या सेटअप को चेंज किए बगैर हम कैपेसिटर्स के थ्रू या कौन सी टेक्निक्स के थ्रू इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो अभी जो पावर फैक्टर करेक्शन है 3 फेज के लिए उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके स्टार्ट में आरएमएस वैल्यू का था, उसको खुद डेलिबरेटली मैंने डिस्कस नहीं किया था कि ये एक खैर एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन स्टिल इन अ वेरी क्विक वे मैं उसको बता देता हूँ कि आपके पास कोई भी जो सिग्नल होता है, ठीक है, जब एसी की फॉर्म में आप बात कर रहे होते हो तो आपको पता है कि उसकी एक एम्पलीट्यूड होती, ठीक है, जिसको हम मैग्नीट्यूड के सेंस में कह रहे हैं। देन कॉज का फैक्टर है, देन आपके पास ओमेगा टी है, इसमें प्लस फाइव भी होते हैं अगर फेज एंगल है तो वो प्लस फाइव के तौर पे उसको इंक्लूड किया जाएगा, अगर फेज एंगल ज़ीरो है तो वो फिर प्लस ज़ीरो लिख के, फिर ज़ीरो की कोई हैसियत नहीं होती तो इसलिए उसको ख़त्म कर दिया। तो जो आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन जो स्केयर वैल्यू है, ठीक है, अब इसके नाम के अंदर ही ज़ाहिर है कि एक तो आपने उसका रूट लेना है यानी कि अंडर रूट लेना है, एक फिर मीन वैल्यू है और फिर उसका स्केयर है, राइट। सो कोई भी आपके पास वोल्टेज का अगर सिग्नल है दैट हैज़ स्केयर और उसके एवरेज वैल्यू और उसके ऊपर अंडर रूट है। सो ये सिग्नल जो है वो ऑलरेडी आपको कोई भी जो सिग्नल है उसका पता है, अगर ये करंट की फॉर्म में है तब भी आपको पता है, पावर की फॉर्म में है, वोल्टेज की फॉर्म में। सो आपने उसी को यहाँ पर प्लग इन कर दिया, फिर आप ये वी एम स्केयर है, वी एम को बाहर ले गया और उसी चीज़ की आप एवरेज ले रहे हैं। अच्छा, दैट इज़ अ प्रूफ, इसका मैं एक लिंक भी शेयर कर दूंगा, मैं उससे गो थ्रू हुआ हूँ। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्केयर ऑफ अ साइनोसाइड इज़ 1/2 ना, कि जो आपके पास एक साइनोसाइडल वेव होती है, एक साइन वेव है, जो उसकी एवरेज वैल्यू का स्केयर है ना दैट इज़ हाफ बाई टू, ठीक है। सो वी एम अंडर रूट 1/2 आपके पास वैल्यू है, तो आर एम एस को अगर देखा जाए तो दैट इज़ वी एम ओवर अंडर रूट टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड है और अंडर रूट टू के फैक्टर के साथ अगर कहीं हमें इसको यूज़ करना हो तो इसका मैं एक आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसको आप अगर किसी ने प्रूफ भी देखना हो तो वो देख सकता है। अच्छा, अब उसी चीज़ की तरफ चलते हैं जो कि मैं सिंगल फेज़ को 3 फेज़ के साथ रिलेट करना चाह रहा हूँ। तो ये आज की एग्जांपल करवाने से फिर ये होगा कि आपकी चीज़ें मुकम्मल हो जाएँगी। फिर ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो कि सिंगल फेज़ वाला करना या 3 फेज़ वाला नहीं करना, ठीक है। सो इसमें एक तो एक छोटी-सी एक बैकग्राउंड के तौर पे बताई गई है चीज़ कि जो 3 फेज़ होता है ना, उनकी परफ़ॉर्मेंस मोटर्स की सेंस में, जनरेटर की सेंस में, उनकी जो पावर परफ़ॉर्मेंस है वो स्मूथ होती है एज़ कम्पेयर टू द सिंगल फेज़ ना, ठीक है। इसको आप सिंगल फेज़ और 3 फेज़ के डिफरेंस में भी देख सकते हैं, कुछ कोर्सेज़ में आपने देखा भी होगा। अगर नहीं भी देखा तो 3 फेज़ के अंदर आपके पास आपको पता है कि रेड, येलो, ब्लू 3 फेजेज़ होते हैं। उसमें 3 वायर सिस्टम भी है, 4 वायर सिस्टम भी है। 3 वायर के अंदर रेड, येलो, ब्लू 3 चीज़ें हैं और 4 वायर सिस्टम के अंदर रेड, येलो, ब्लू और एक न्यूट्रल है, राइट? तो एक तो ये होता है और फिर उनका आपस में 120 का डिफरेंस है, वो भी चीज़ है। अगर किसी की पावर फील्ड है या नहीं है, इससे बिल्कुल साइड पर होकर इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो आपका सब्जेक्ट है, वो आप सबका कोर सब्जेक्ट है, सब ने वो 5th सेमेस्टर के अंदर स्टडी किया है। तो उसके अंदर आपने ट्रांसफार्मर्स वगैरह के ऊपर डेल्टा की फॉर्म में कनेक्शंस और वाई की फॉर्म में कनेक्शंस आपने वहाँ पर देखे, फिर रेड, येलो, ब्लू भी आपने देखा, आउटपुट भी आपने देखी, आपने लाइन वोल्टेजेस भी फाइंड आउट किए, ठीक है, लाइन टू लाइन क्या था, फेज स्पेक्ट से भी फाइंड किए, करंट की वैल्यू भी देखी, फिर आपने देखा कि प्राइमरी साइड पे ये वोल्टेजेस हैं और वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर थे, फिर आपने उनकी वोल्टेज रेगुलेशन को देखा। सो यू हैव स्टडीड इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है, अगर वो चीज़ें ज़हन में हैं या नहीं हैं तो हम उनको खैर रिकॉल कर सकते हैं, अपने माइंड में हम उनको लेकर आ सकते हैं, ठीक है जी। सो 3 फेज़ के लिए जो हमारे पास पेरेंट पावर का जो फ़ॉर्मूला है, वैसे तो सिंगल फेज़ के अंदर दैट इज़ वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है, V इंटू I, ठीक है। यहाँ पर हम अच्छा एक और चीज़ है,
ये मैं एक दफ़ा वापस आता हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर नीचे बॉटम में मेंशन किया हुआ है कि अगर वाई कनेक्टेड है या डेल्टा कनेक्टेड है तो करंट की क्या वैल्यू होगी, वोल्टेज की क्या, यानी कि फार्मूलाज होंगे और पावर का क्या फार्मूला है। सो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं अगर किसी ने थोड़ा और डीप एनालिसिस करना। सो वो एक चीज़ पेस्टेड है। फर्दर अगर कोई चीज़ देखनी हो तो हम काफ़ी सारा हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होता है थ्रू इंटरनेट, हम उसको देख सकते हैं, बुक को कंसल्ट कर सकते हैं, प्रीवियसली जो स्टडी बुक है उनको कंसिडर कर सकते हैं। एनी हाउ, सो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला दैट इज 3 इंटू वे फेज इंटू आई लाइन। ठीक है, तो जो वी फेज होता है दैट इज वी लाइन बाय अंडर रूट 3, राइट। तो अब ये जो एक जो 3 होता है या जो सिंपल वाला नंबर होता है वो ऐसे समझे जैसे 2 टाइम्स अंडर रूट 3 है। इस 3 ये जो 3 है इसको आई कैन राइट इट डाउन लाइक ये वाला जो आपके पास 3 है इसको आप अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कट जाएगा तो दैट विल रिमेन एज अंडर रूट 3। ये आपके पास अपेरेंट पावर है दैट लुक्स लाइक। अब रिएक्टिव पावर आपको पता है कि द रिएक्टिव पावर जो होती है वो अपेरेंट पावर इनटू साइन थीटा होती है, और जो रियल पावर होती है वो अपेरेंट पावर इनटू कॉस थीटा होती है। जैसे P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा थी प्रीवियसली, या Q इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा थी प्रीवियसली। सो जो आपके पास अपेरेंट पावर है दैट इज अंडर रूट 3 वी लाइन इंटू आई लाइन और साइन थीटा, राइट। सो ये वी आर उसके यूनिट्स हैं, ये डेफिनेट सी बात है। और जो रियल पावर है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिएक्टिव के अंदर साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा की सेंस में सिनेरियो है। अब इसी तरह इसकी एक जो एग्जांपल है उसको ज़रा गो थ्रू करते हैं। जैसे हमने पहले सॉल्व की थी तो एक तो प्रीवियसली वाले कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े रिकॉल हो जाएंगे हमारे। इसको एक दफ़ा एग्जांपल की जो स्टेटमेंट है उसको ज़रा रीड आउट करें, फिर हम इसको आगे करते थोड़ी आसानी होती, पता होता है कि हम करने क्या जा रहे हैं। इसमें 208 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और रियल पावर की जो डिमांड है दैट इज़ 80 किलोवाट। ठीक है, और मोस्टली बताया हुआ कि is mostly single phase motors which cause the power factor to be rather poor 0.5, or find the total apparent power, the individual line currents and the real power before and after the power factor is corrected to 0.9। so real power को भी आप देख रहे हैं correction से पहले और बाद में। if power losses before power factor correction is 5%, uh, 5% है 80 किलोवाट का, so that is 4 किलोवाट। what will दे भी आफ्टर पावर फैक्टर करेक्शन जो इम्प्रूवमेंट है ना। ओके जी, अब इस डिफरेंट सिनेरियो में इसको देखते हैं। तो जो अपेरेंट पावर है सबसे पहले, रियल पावर तो हमारे पास मेंशन थी 80 किलोवाट। तो अपेरेंट पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज P इज इक्वल टू एस कॉस थीटा, यानी कि P इज इक्वल टू अपेरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर। ये आपके पास फॉर्मूला है, राइट। सो अपेरेंट पावर में हम इंटरेस्टेड थे, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द टोटल अपेरेंट पावर। सो कॉस थीटा हमें मेंशन है कि पावर फैक्टर दैट इज 0.5, तो रियल पावर भी 80 गिवन है, तो यहाँ से फिर एस इज इक्वल टू 80 ओवर 0.5। ये बेसिकली हुआ क्या है कि पेरेंट पावर इज इक्वल टू रियल ओवर पावर फैक्टर, राइट। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि मैं पिछले में बताना भूल गया, एक इजाफी चीज़ थी। खैर, आपने अक्सर वाटर के गिलास की एक एग्जांपल देखी होगी पावर फैक्टर ट्रायंगल के तौर पे कि गिलास मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है और उसके अंदर जूस है या मिल्क शेक की फॉर्म में मटेरियल है। तो कुछ आपके पास शेक होता है उसके ऊपर कुछ झाग होती है जो कि रिडंडेंट चीज़ है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मिल्क शेक जो ओरिजिनल है उसको उसने रियल पावर के तौर पे लिखा हुआ है, जो ऊपर झाग है उसको उसने रिएक्टिव पावर के तौर पे लिखा, वो लॉसेस है। तो रियल प्लस रिएक्टिव दोनों को मिला के उसने अपेरेंट पावर के तौर पे लिखा होगा कि ज़ाहिरी तौर पे हमें यूँ नज़र आ रहा है ओरिजिनली बीच में जूस है, और जो लॉसेस हैं जो कि यूज़लेस मटेरियल है वो आपके पास ऊपर झाग वगैरह बनी हुई। सो अगर आप इसको
थोड़ा गूगल की इमेजेस में जाएं तो वहाँ पे आपको बड़ी फ्रीक्वेंटली ये एक एग्जांपल मिलेगी, जिससे थोड़ा एटलीस्ट एक रफ वे में कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े फर्निश हो जाएंगे। ओके जी, अब अगर द करंट फ्लोइंग इन ईच लेग ऑफ द थ्री फेज सिस्टम, अगर लाइन करंट की बात करें तो प्रीवियसली आपने अभी अपेरेंट पावर का फॉर्मूला देखा था कि अपेरेंट पावर का फॉर्मूला था √3 इंटू वी लाइन इंटू आई लाइन। सो आई लाइन इज इक्वल टू पेरेंट ओवर √3 वी लाइन। ये आपको पहली लाइन में गिवन था कि ट्रांसफार्मर विद 208 वोल्ट, तो वो वोल्टेज आपने यहाँ पे मेंशन कर दी है, 160 केवी अपेरेंट पावर आपने यूज़ कर ली। तो आई लाइन जो है वो दैट इज़ 44 एम्पेयर ना, राइट। ओके जी, आफ्टर करेक्टिंग द पावर फैक्टर टू 0.9 द रिजल्टिंग अपेरेंट पावर इज। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम आई लाइन अभी हमने लॉसेस के साथ फाइंड आउट किया था, जो कि जितने भी आ रहे थे हमने उसके साथ इसको किया। अगर पावर फैक्टर जब इम्प्रूव करेंगे तो लाइन करंट जो है वो कम हो जाएगा, अभी हम उसको नोटिस करेंगे। जब लाइन करंट कम हो जाएगा तो लाइन लॉसेस उसके जो हैं वो कम हो जाएंगे। ये आपने वहाँ पर भी देखा होगा कि जब आप लोड बढ़ाते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि करंट बढ़ता है, उसके इफ़ेक्ट से लॉसेस बढ़ते थे, और यही आप मशीन लैब में चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे थे। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस सेंस में नहीं, वो किसी और सेंस में आप थोड़ा ऑब्ज़र्व कर रहे थे। लेकिन उसके अंदर आपको पता था कि आप 3 टाइप के आपके पास लोड्स वहाँ पर मौजूद होते थे, को 0.75 को 1.5 को 3 तक। तो 3 डिफरेंट रीडिंग्स के ऊपर देखते थे, फिर आप तीनों का ग्राफ बनाते थे। थोड़ी-सी एक इमेजिनेशन आती थी कि लोड को इंक्रीज़ करने के साथ क्या हमारे पास सिनेरियो बनता है। सो अगर पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है, अपेरेंट पावर इज इक्वल टू रियल ओवर पावर फैक्टर। सो 80 किलोवाट रियल पावर है जो कि डिमांड है, जो कि चाहिए, और 0.9 आप पावर फैक्टर को कर देते हैं, तो अब आपके पास अपेरेंट जो पावर है दैट इज 88.9। और द करंट इन ईच लाइन इज, वही फॉर्मूला है, उसी के थ्रू फर्क क्या कहाँ पर पड़ा है, अपेरेंट पावर की वैल्यू के ऊपर। तो अब अगर आप देखें तो अब जो करंट आपको रिक्वायर है दैट इज 247 एम्पेयर, और डेफिनेट सी बात है आई स्केयर आर जो लॉसेज हैं इसकी वजह से कम होंगे, पावर ये लाइन करंट कम आपको चाहिए। सो अगर ये देखना हो कि इम्प्रूवमेंट कितनी है, तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉसेज आफ्टर करेक्शन, करेक्शन के बाद लॉसेज कितने रह गए। तो दैट इज 4 किलोवाट, सॉरी बार बार आगे चला जाता है। 4 किलोवाट आपके पास लॉसेस थे, जो कि स्टेटमेंट में मेंशन है यहाँ पर कि 5%। इफ द पावर लॉसेस बिफोर पावर फैक्टर करेक्शन इज 5%, तो पावर फैक्टर करेक्ट करने से पहले 5% अगर लॉसेस थे, तो पावर फैक्टर बेहतर करने के बाद कितने रह गए। तो वो 4 किलोवाट इंटू आपके पास 247 का स्केयर, जो कि न्यू आपके पास करंट आया, डिवाइडेड बाय ओल्ड जो करंट है 444 उसका स्केयर। और ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज़ 1.24 किलोवाट, यानी कि 4 किलोवाट की बजाय दैट इज़ 1.24 किलोवाट। तो इसमें ऑलमोस्ट 70% डिक्रीज़ हुआ है। ये 70% किससे कंपैरिजन कर रहा है, ये 4 जो 4 किलोवाट है और 1.24 का कंपैरिजन कर रहा है। अच्छा, ये ऐसे फील होगा जैसे ये बिल्कुल बुनियादी सी चीज़ है, हमने क्या पढ़ ली, क्या हो गया इसको। तो जब इंडस्ट्री में स्टूडेंट जाते हैं तो यही कुछ होता है। काफ़ी हद तक वो डिफरेंट काम भी कर रहे होते हैं, इस तरह का भी कोई काम कर रहे होते हैं। तो मेरा एक स्टूडेंट ही है हमारा डबल ई का, तो वो लाहौर वुमेन कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही काम कर रहा है। खैर चीज़ें भी उसके अंडर होती हैं, कुछ टीचिंग के भी आई थिंक सो कुछ मामलात हैं उसके अंडर। तो उन्होंने उसको एक बिल्डिंग का एक पूरा सेटअप दिया हुआ था। देन वो मेरे से फ़ोन पे बात कर रहा था कि सर ये हमारा लोड है, तो कितने का ट्रांसफार्मर लगाएं, क्या करें। तो मैंने उनको कहा कि आप उधर अपना पावर फैक्टर पहले देखें, फिर आपको चीज़ों को बताता हूँ। फिर उसको हर रूम का, लेट से फ़ैन है तो उसका आपको पता है कि क्या पावर ले रहा है, लाइट है तो उसका आपको पता है क्या पावर ले रहा है। नहीं पता तो किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे चले जाए जो कि ये अप्लायंसेस बना रही है, तो आपको पता है कि इसमें कितनी एसी हैं और कितने वो टन के हैं, क्या उनकी करंट की वैल्यू, क्या चीज़ की वैल्यू। तो हम सारा एनालिसिस कर सकते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा कि इसके लिए कितने का आपने कितने केवीए का ट्रांसफार्मर लगाना है। और अगर जनरेटर लेना है तो वो कितने जो है वो केवीए का लेट से जनरेटर लेना है, ताकि इन सारी चीज़ों को वो देख सके इसके लोड के ऊपर। और पावर फैक्टर, ऑलरेडी पावर फैक्टर मीटर भी होता है, उसको देख के वो मेजर कर सकते हैं कि क्या है, और फिर पेनल्टी से भी बचा जाए। और उनको एक दफ़ा आई थिंक सो कि
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे से डिस्कस कर रहा था कि उनको पता नहीं प्रीवियस वालों की वजह से पेनल्टी पड़ी हुई थी या रिसेंट की वजह से, तो उनको एक वार्निंग मिली हुई थी कि इसको इतने तक इम्प्रूव करें, अदरवाइज़ जो है वो, तो वो पावर बैंक्स और इस तरह की चीज़ों का भी डिस्कस कर रहा था कि सर ये क्या इसको करना चाहिए, तो इस तरह से। सो एक डिफरेंट डोमेन होती है, क्योंकि अब ये अगर किसी को पढ़ रहे होंगे या पढ़ा रहे होंगे तो उसको लग रहा होगा कि सर्किट में भी पढ़ा, उसमें भी पढ़ा, उसमें भी पढ़ा, लेकिन जहाँ पे भी पढ़ा है एटलीस्ट उसको आ जाना भी चाहिए। ये नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ न्यूमेरिकल ही पढ़ा है, या बस वो फॉर द सेक ऑफ वो जूस और झाग की हद तक ही पढ़ा है। उसका कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोज़र भी होना चाहिए। सो आई होप सो कि अब आपकी सिंगल फेज़ या थ्री फेज़ से रिलेटेड ये चीज़ें थोड़ी मुकम्मल है। ठीक है? ये यहाँ पर इसको इंक्लूड करने का या इस कोर्स में करने का मकसद ये था कि जब आपने एक फुल फ्लेज सेटअप देना है, जब आपने विंड टरबाइन से अगर एसी पावर देनी है, तो बेस में जब टॉप से बेस में जब लाइन्स आ रही होंगी, वहाँ पे उसमें स्टेप अप भी होना है और आपको उसको ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू नेशनल ग्रिड में भी भेजना है, और अगर आपके पास सोलर का सेटअप है, तो आपको उसको डीसी से एसी में भी करना है। और जब एसी में करना है, तो यही मामलात हैं, आगे यही सेटअप है। सारा डोमेस्टिक से जब कमर्शियल पे जाना है, तो हमें इस चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक और टॉपिक है, वो भी किसी वक़्त मैं कहूँगा, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, या जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस होती हैं उसको भी प्रॉपर चेक किया जाता है। फिर जाके कहीं अप्रूवल वग़ैरह मिलती है, तो सारी चीज़ें। तो ये कुछ इन पैरेलल चीज़ें थी, तो आई होप सो कि अब इसको जो पहले ही स्लाइड्स हैं और ये वाली जो स्लाइड्स हैं, इनको अच्छी तरह देख लें, तो इनको पढ़ना शुरू कर दें। अब होपफुली अगले वीक में जो है वो मैं क्विज़ रखूँगा वेडनेसडे को यकीनन, ठीक है? और देन हम देखेंगे उसको, आज भी वेडनेसडे ही है। सो एक वीक बाद जो है वो आप पहली और जो दूसरी स्लाइड्स हैं उसके मटेरियल को मुकम्मल करें। आपको कोर्स जो बुक है वो एलएमएस पे अपलोडेड है, उसके एंड प्रॉब्लम्स भी देखें, एग्जांपल्स वगैरह भी देखें, ठीक है? और अपनी चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव करें, बिफोर द टाइम उसको प्रिपरेशन करें, तो इंशाल्लाह होपफुली वेडनेसडे को आई विल डिसाइड के चीज़ों को क्या करना है। हाँ, हमारा एक क्विज़ होगा, ठीक है? और क्विज़ मैं 1 हफ़्ता पहले अनाउंस कर रहा हूँ, और आपकी जो मसरूफ़ियात हैं, निजी मसरूफ़ियात जो हैं, बता दें जहाँ-जहाँ पर आपने बताना है कि भई हमारा क्विज़ है, और ये टाइम हमने क्विज़ के लिए मुख्तस किया हुआ है, इसके अलावा कोई बात करें, ठीक है? ताकि आपकी जो प्लान्ड चीज़ें हैं वो मेरे क्विज़ के अंदर फ़ॉल ना करें, ठीक है? जो अनइवन होती हैं, जो कि कुदरती नेचुरल सी चीज़ें हैं, वो एक अलग बात है कि अनइवनली अगर कोई चीज़ होगी है, लेकिन यू मस्ट टेक इट सीरियस। जहाँ पर आपने कन्वे करना है कर दें कि वी हैव अ क्विज़, ठीक है? और देयर शुड बी नो अदर कमिटमेंट अदर देन द क्विज़। जी, अली सुहेल। सर क्विज का सिलेबस सारा ही है जितना अब तक पढ़ा? बहुत कम पढ़ा है, आप उसको ज़रा जाके देखें तो पता चलेगा कि बहुत कम पढ़ा है हमने ना। तो फ़िलहाल ये आप दोनों चीज़ों को जो है वो तैयार करें, ठीक है? स्लाइड 1 और स्लाइड 2 को। ये कुछ भी नहीं है अगर इसको ठंडे दिल से सोचा जाए, ठीक? सारा प्यारे भाई कितना को पढ़ लिया है, बिल्कुल बुनियादी चीज़ें, बच्चों वाली चीज़ें, ठीक है? तो पहली और दूसरी जो स्लाइड हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की जो स्लाइड्स हैं, जो टिल टुडे तक हमने जो चीज़ कवर की है, अदर देन द विंड, विंड के अलावा, ठीक है? लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों की स्लाइड्स एलएमएस पे अपलोडेड है, सर ठीक मेरा है जी? यही पूछने का मतलब था कि मंडे वाला लेक्चर इंक्लूड होगा या नहीं होगा? नहीं, मंडे वाला लेक्चर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है सर। ठीक है? मंडे वाला लेक्चर शामिल नहीं होगा, ठीक है जी? ओके सर। और जी कोई क्वेश्चन इन अ वेरी क्विक वे? सर मेरा आज ना कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था, तो अभी अभी तो अटेंडेंस सर आप किस तरह लगाते हैं सर, मतलब इसमें? आप बता दें किस तरह लगानी चाहिए? नहीं सर, वो जी, जी। मतलब आप शुरू में अटेंडेंस लेते हैं सर इसमें? नहीं जनाब, 8:33 पे अटेंडेंस ख़त्म की है, माज़रत के साथ गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। 8:33 जी सर। ठीक है जी, इजाज़त है इतने टाइम पे अटेंडेंस लगाने सर की, वो या थोड़ा और मैं लेट? जी। वो चलें जी, अटेंडेंस क्लास लेते हैं। एंड होगी, हाँ जी, बाकी लीव कर दें मीटिंग, ये तो चले अपना इशू डिस्कस कर रहे हैं, बाकी दे कैन लीव द मीटिंग। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप?
ये थे कौन, मुझे तो ये भी नहीं पता कि। और या आप पहली दफ़ा मेरे ख्याल से क्लास में आई शायद।